गुड मॉर्निंग एमपी सेकंड सेमेस्टर। आज अपना ईडीआईएम का लेक्चर है। तो ईडीआईएम में आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सो ये टॉपिक अपने लिए वैसे क्या कहें कि नया तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अपन ने एमबी फर्स्ट में जब बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ा था तो अपन ने एनवायरनमेंट स्कैनिंग पूरा पढ़ा था। बट चलो अच्छा है अपने लिए, बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर अपन को एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों करना चाहिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या इसके अंदर कंसेप्ट आते हैं। अच्छा है अपन के लिए, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। से शुरुआत करते हैं। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट, एक असेंशियल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के लिए। एनवायरनमेंट एनालिसिस मतलब है एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करना, फोरकास्टिंग करना और उसका ओवरऑल एनालाइज करना। मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बिज़नेस होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, जो चाहे वो अपकमिंग अपना स्टार्टअप करने वाला हो या स्टार्ट कर चुका हो, वो अपना बिज़नेस जो है एक एनवायरनमेंट के अंदर स्टार्ट कर रहा है। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो उस बिज़नेस पे कई तरीके से इम्पेक्ट डालता है। तो कुछ भी इवेंट घटित होता है या कोई भी घटना घटती है, उसका सीधा या फिर यूँ कहें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बिज़नेस पे पड़ता ही पड़ता है। चाहे आप नई पॉलिसी बना रहे हो, चाहे न्यू डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे हो, चाहे न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये एनवायरनमेंट को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको फोरकास्ट भी करना है कि गवर्नमेंट ऐसे कौन से डिसीजन लेने वाली है या अभी इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है कि आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए वी नीड कि हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करें। सो एनवायरनमेंट कहता क्या है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड स्टडी ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इवेंट एंड ट्रेंड्स विच इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। तो हमने क्या देखा? किसकी स्टडी करनी है? पॉलिटिकल फैक्टर्स की, इकोनॉमिक फैक्टर्स की, सोशल फैक्टर्स की, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करते हैं। और इंडस्ट्री क्या है? ओवरऑल टोटल मार्केट। तो आपके बिज़नेस पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपकी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको उसमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब जो ट्रेंड मार्केट में अपकमिंग हो रहे हैं, आने वाले हैं, या मार्केट में प्रेजेंट ट्रेंड चल रहे हैं, उसको देख के आपके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इनोवेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या कोई इफ़ेक्ट परमानेंट आने वाला है या कुछ टाइम पीरियड के लिए आया। जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड वायरस आया, पूरी दुनिया में कोविड वायरस ने तहलका मचा कर रख दिया। इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपने देखा कैसे सभी बिजनेसेस इफ़ेक्ट हुए हैं। कुछ लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, तो वो अब आने वाले समय में के लिए नए स्टार्टअप्स, न्यू एंटरप्रेन्योर सोच रहे होंगे। सबने को देखा होगा कहाँ कहाँ लूप होल्स हमको मिले हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में मिले हैं, मेडिकल फील्ड में हमें कई लूप होल्स मिलाई दिए। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें इवेंट्स के अंदर पता चल जाती हैं कभी कभार, जहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एज वेल एज़ हमारे अपनी वीकनेस के बारे में हमें मालूम चल जाता है। तो बीइंग एज ए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हमें एनवायरनमेंट स्कैनिंग तो करना ही पड़ेगा। तो बीइंग अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ये सोच ध्यान रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्प्रेरी बेसिस पे इफेक्ट डालेंगे, कौन से हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म हैं, और कौन से हैं जो परमानेंट हैं। तो इन सब फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है। तो मार्केट में क्या है, इसके अंदर एनवायरनमेंट में नॉर्मल हमारे पास दो एनवायरनमेंट हमने पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ हमने पढ़े थे माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहाँ माइक्रो की बात करते हैं पहले। माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बिजनेस इटसेल्फ टू ऑल द चैलेंजेस इट कम फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस। ये इनसाइड द बिजनेस से जनरेट होते हैं। इनका जो इफ़ेक्ट होता है ये बिजनेस पे थोड़े कम लेवल पे पड़ता है, मतलब इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो इफ़ेक्ट है ये आप कंट्रोलेबल इफ़ेक्ट रहता है, और आप इनको अगर ढंग से एनालाइज करें तो इनसे होने वाले नुकसान को आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और इनके इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम माइक्रो एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंटरनली इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी वो फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनली लिंक्ड हैं, तो उनको हम इंटरनल फैक्टर्स के तौर पे देख रहे हैं।
सो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? ये फोर्सेस होते हैं जो कि आपकी कंपनी के क्लोज होते हैं और आपकी कस्टमर्स को सर्व करने की एबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके अलावा कई बार ये कंपनी से भी रिलेट करते हैं, सप्लायर से भी रिलेट करते हैं, आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएट से भी रिलेट करते हैं, कस्टमर मार्केट से भी रिलेट करते हैं और पब्लिक से भी रिलेट करते हैं। So a company aspect of micro environment refers to internal environment of the company. This include all departments, management, finance, research, development, purchasing, operations and accounting. तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो सभी डिपार्टमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इन सब वहाँ से ये फैक्टर्स जनरेट भी होते हैं और वहाँ पे ही इन फैक्ट डिपार्टमेंट्स पे ये फैक्टर्स इफेक्ट भी डालते हैं। जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट है, हैव इनपुट द फीचर द प्रोडक्ट कैन परफॉर्म एंड अकाउंटिंग अप्रूव द फाइनल साइड ऑफ द मार्केटिंग प्लान एंड बजट इन कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च कहा कि ये मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने आपको बजट एलोकेट कर दिया, सब कुछ हो गया, बट कस्टमर की तरफ से सेल्स नहीं हुई, यानी कस्टमर की प्रेफरेंसेस ड्यू टू सम फैक्टर्स क्या हुई, चेंज हो गई। तो आपने जो गुड्स बनाए, इतना रिसर्च करी, पर उसका इम्पैक्ट आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला। तो बीइंग एज ए मैनेजर हमें क्या है, हमें ये माइक्रो लेवल पे फैक्टर्स को भी एनालाइज करना एनवायरनमेंट के तौर पे ज़रूरी बन जाता है, ताकि ये जो हमारी कॉस्ट इंकर्ड हो गई, ये जो हमें लॉस हो गया, हम इस लॉस को कम कर सकें। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसके लिए हमने इसमें काउंट किया है कॉस्मिक एनालिसिस। कॉस्मिक का मतलब है कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडिएट्स और कॉम्पिटिटर्स। तो ये कॉस्मिक एनालिसिस है। वन बाय वन इसको हम एनालाइज करते हैं। कॉस्मिक क्या, कंज्यूमर के सब देखिए, कंज्यूमर क्या है, देखिए सारे बिजनेस जो है कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कस्टमर के बिना कोई बिजनेस रन हो नहीं सकता। सो हर एक बिजनेस जो है वो कस्टमर सेंट्रिक होता है, कस्टमर पर फोकस करता हुआ होता है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द कस्टमर नीड, हाउ वी आइडेंटिफाई नीड, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी कस्टमर का नीड है, कैसे उनकी हमें नीड को सेटिस्फाइड करना है, कैसे उनका नीड जनरेट करना है, और फ्यूचर में भी वो नीड बकाया रहे या वही कायम रहे, वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है, हमें फोकस करना पड़ता है प्रोडक्ट और सर्विस के मुकाबले कस्टमर पर, कि कस्टमर क्या चाहता है। तो हमें कस्टमर को समझना पड़ेगा, कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, उसके बाइंग पैटर्न को समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वी कैन डिस्कस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑल्सो। ऐसे ही देखिए, हर एक प्रोडक्ट सर्विस का हमें पता है कि पीएलसी होता है, एक बिज़नेस का पीएलसी होता है, ऐसे ही कस्टमर का भी पीएलसी है। हर एक कस्टमर की, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल होती है। अब हम कौन कौन से अटैम्प्ट कर रहे हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सटेंड करते हैं, कैसे हम मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स। देन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेफर्स टू अ ग्रुप्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। एक ऐसी जगह कि ऐसी संस्था या ऐसी प्लेस जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स इंडिविजुअल वर्क करते हैं एज ए ग्रुप। हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं, बट उसके बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन होती है। तो बीइंग एज ए मैनेजमेंट पर्सन, बीइंग एज ए मैनेजर, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स और उनके कल्चर्स को स्टडी करना पड़ता है। हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ, हर एक पर्सन की वीकनेस बिज़नेस के लिए ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार सिचुएशंस की बिजनेसेस के लिए हमारे इंडिविजुअल्स को कुछ चीज़ें सूट करती हैं, कुछ चीज़ें सूट नहीं करती, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराउज हो जाते हैं। जैसे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर्स की। ऑनर कौन होता है? मालिक, यानी प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, यानी वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं और आपके बिज़नेस में डिसीजन लेते हैं। तो वी हैव टू आल्सो एनालाइज आल्सो द ऑनर्स। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस डिसीज़न को, किस फ़िलॉसफी के साथ, किस लीडरशिप स्टाइल के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे वो फ्यूचर को देख रहे हैं, कैसे क्या उनका विज़न और मिशन चल रहा है, कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो लेवल पे देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो आपके शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डे टू डे और जनरल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे वर्किंग
और जिस पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है उस पर्पस को वो फुलफ़िल किया जा सके। ऐसे ही आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ वो नहीं, पीपल हु एक्चुअली डू नॉट वर्क इन द डू द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ये मेजर फोर्स होते हैं क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आप इन पे डिपेंड हैं। मैनेजमेंट जो होगा वो डिसीजन मेकिंग कर लेगा, पॉलिसी मेकिंग कर लेगा, बट इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन तो ये लेबर एम्प्लॉय ही करेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं इनके साथ ऐसी कोई फैक्टर्स तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारे आने वाले समय में या प्रेजेंट में हमारे बिजनेस पे कोई इफ़ेक्ट डलने पे पड़ने वाला हो। ऐसा ही आपके सप्लायर्स आते हैं। सप्लायर्स कौन से होते हैं? सप्लायर्स वो होते हैं जो आपके बिज़नेस के लिए, आपकी गुड्स और सर्विसेज के लिए आपको सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और आपको एडिड वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रॉ मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपका सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड बनता है। यदि आपका सप्लायर किसी फैक्टर की वजह से परेशान है तो आपकी होल स्ट्रेटेजी मेकिंग ख़राब हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पर लेते हैं, मान लीजिए आपको कुछ नंबर ऑफ लॉट प्रोड्यूस करना है, 1,00,000 यूनिट आपको कुछ प्रोड्यूस करनी थी। आपने अपने सप्लायर को कहा कि हमें रॉ मटेरियल इस बनाने के लिए चाहिए, बट ड्यू टू सम स्ट्राइक और सम फैक्टर्स या नेचुरल कैलेमिटीज सप्लायर आ ही नहीं पाया। तो होगा क्या, आपका जो फिनिश गुड था वो बन नहीं पाएगा, और आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ हो सकता है आपके रिलेशन जो है ख़राब हो जाए। तो सप्लायर को भी हमें एनालाइज करना पड़ता है बीइंग एज ए मैनेजर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही हैं और हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमें देखना पड़ता है टू अंडरस्टैंड सप्लायर। तो जब सप्लायर की बात करते हैं तो हमें सप्लायर की बार्गेनिंग पावर और उसके पड़ने वाले इफ़ेक्ट और हमारी कॉस्ट, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। देन आता है आपका मार्केट। मार्केट से मतलब है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स मिलेंगे, जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफ़र करेंगे। तो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में किस चीज़ की प्रेफरेंसेस हैं, हमें उस चीज़ को भी एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में पोटेंशियल डिमांड है या नहीं, क्या मार्केट की ग्रोथ रेट कितनी है, मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है या फिर पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ही काम चल रहा है, और मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। हमें इन सब फैक्टर्स को भी इस कॉस्मिक एनालिसिस और एनवायरमेंटल स्कैनिंग में पढ़ना पड़ेगा। देन इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, और एक अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो पर्सन हैं जो आपके गुड्स को ऑर्गेनाइजेशन से आपके मेन कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कुछ एजेंट्स ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कमीशन लेते हैं, कुछ अपना प्रॉफिट मार्क करते हैं और सेल आउट गुड्स को आगे करते हैं। तो दूसरी बड़ी बात, इंटरमीडिएट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये कस्टमर के करीब होते हैं, कस्टमर अपनी नीड प्रेफरेंस इनको बताता है, इनसे शेयर करता है। तो हमें इनसे भी बात करके इनके पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी देखना पड़ेगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अब हमारे यहाँ पे नॉर्मली आज से अगर हम डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड पहले की बात करें तो शायद मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर तक कोई गुड्स अवेलेबल नहीं था। पर यदि आज देखें तो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर तक गुड्स डिलीवर होता है तो थोड़ा सस्ता मिलता है। जैसे हम ई-कॉमर्स में देखते हैं, हमें कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है, कम रेट पे मिल रही है, तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे बिज़नेस पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये हमें फ़ायदे दे जाएंगे। देन कॉम्पिटिटर्स क्या है कि मान लीजिए वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो उन्होंने क्या मार्केट प्लान बनाया है और क्या उनकी स्ट्रेटेजी मार्केट पे चल रही है, और इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद आपकी बिज़नेस पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर ने, कॉम्पिटिटर ने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ला दिया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल गिर सकती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, या वही प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस उसने कम कर दी। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बिजनेस पे ओवरऑल इम्पैक्ट खुद ही डाल देंगी विदाउट योर विलिंग। हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स वो मेंबर्स होते हैं जो आपके बिज़नेस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं।
इसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, लोकल कम्युनिटी भी आती है। तो ये सभी लोगों का भी आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डलता है। जैसे हम कई सारे एग्जांपल देखते हैं, जब कोई बिज़नेस रन हो रहा होता है और हज़ार्डियस केमिकल निकल रहा है जिसकी वजह से आसपास की ज़मीनें ख़राब होती हैं, कम्युनिटी ख़राब हो रही है, वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन दे रही है, तो उसकी वजह से भी आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो में हमने पहले भी पढ़ रखा था, दे आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्रिएट है, यानी कि आप बियॉन्ड योर बिजनेस बाउंड्रीज। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है और ये आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म पे और बहुत जल्दी डालते हैं। सबसे पहला आता है आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये रिलेट करते हैं आपकी गवर्नमेंट और आपकी इकोनॉमी से। जैसे गवर्नमेंट या जो भी सरकार उस वक्त करंटली चल रही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो क्या टैक्स पॉलिसी, क्या टैक्स नॉर्म्स लेके आ रही है, क्या वहाँ पे लेबर लॉ है, क्या एनवायरमेंटल लॉज हैं, क्या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ट्रेड टैरिफ्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसे हमें पता है कि अगर एक सरकार है जिसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो आपको ये पता है कि ये सरकार जितने समय रहेगी तो यानी कि नॉर्म्स और जो रूल्स हैं वो चेंजेस होने के चांसेस कम है। और यदि कहीं कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ हर एक साल में अलग गवर्नमेंट आ रही है, हर 2 साल में अलग गवर्नमेंट आ रही है, तो वहाँ पे आप बिज़नेस रन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से नए नॉर्म्स, नए रूल्स लेके आएगी, तो वो सीधा सीधा आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालेगी। देन आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे इकोनॉमिक की ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, आपकी ऑपरेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट अफेक्ट अ फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यदि आपकी फर्म की कॉस्ट बढ़ती जा रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपके लिए बिज़नेस को ग्रो करना और एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाएगा। और यदि इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपके पास पैसा बच रहा है, तो आपके लिए बिज़नेस एक्सपेंड करना और मार्केट को एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। ये सीधा सीधा आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डाल रही है। जैसे अगर आपको मान लीजिए एक्सपोर्टिंग गुड्स करने में नुकसान ज़्यादा है, बट इंपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट गुड्स इकोनॉमी, जैसे हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट जो होती है किस तरह से तय की जाती है, देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पर। यदि आपके इन कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो आपकी कंट्री की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा है। आपके बिज़नेस को, आप भी चाहते हैं कि वी हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस, वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं मनी, अपने लिए प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आता है सोशो कल्चर। सोशो कल्चर क्या है कि यहाँ पे हम कल्चरल एस्पेक्ट और इंक्लूडिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर एटीट्यूड्स, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है टू सर्व एज अ सोसाइटी होता है। हम एक सोसाइटी को सर्व करने के लिए बिज़नेस चला रहे हैं। हमारा बिज़नेस है वो एक सोसाइटी के अंदर है। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सोसाइटी में अंदर लोग काम करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को हमारे यहाँ देश मानता है, डिफरेंट हमारे यहाँ पे लोगों का एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी लेवल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस पे सोशो कल्चर तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे कुछ लोग जगहों पे आप, जैसे हमने एग्जांपल देखा था मैकडोनल्ड का, जहाँ पे काऊ बीफ का हमने देखा था, जब वो बर्गर लेके आए थे तो वो काऊ बीफ यूज़ कर रहे थे, बट सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे काऊ इज़ नॉट एन एनिमल, काऊ इज़ जस्ट लाइक अ मदर। तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उन्होंने क्या किया, दे हैव टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर आलू टिक्की इन द बर्गर्स, तो उन्होंने वहाँ यूज़ करना शुरू किया। तो ये सोशो कल्चर के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस बिज़नेस को रन कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी और कल्चर्स का क्या इम्पैक्ट है। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे आपके सच एज R&D, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यदि कोई इंडस्ट्री है, बिजनेस है, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो वहाँ पे बिज़नेस पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे मतलब ये है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए वी हैव टू फोकस एवरीवेयर। हमें हर वक्त नज़र रखनी पड़ती है मार्केट पे कि कहाँ कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो आपके बिज़नेस पे की कॉस्ट पे इफ़ेक्ट डालेगी, कॉस्ट के साथ साथ कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस पे भी असर डालेगी।
देन वी गो फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे वेदर, क्लाइमेट चेंजेस, वेस्ट डिस्पोजल। जैसे आजकल हम देखते हैं कि नॉर्मली मैक्सिमम अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस चला रहे हैं जो कि वेस्ट मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ आपकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग करने की वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका बिज़नेस ऐसी जगह पर है जहाँ पे क्लाइमेटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहाँ पे आपको गुड्स को मंगाने में फिर आपको क्या करती है, कॉस्ट आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ये फैक्टर्स भी हमें इसमें देखने पड़ते हैं। देन आता है आपका लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स जैसे आपके कंज्यूमर लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। तो ये फैक्टर्स भी हैं जो कि आपके बिज़नेस की ऑपरेशन में कॉस्ट को इनकट करते हैं, बढ़ा देते हैं, और कई बार अगर कॉस्ट कम आ रही है तो डिमांड भी बढ़ा देते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करिएगा।